जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग की। और आज हम जो अनुप्रयोग करने वाले हैं वो हमारा रहेगा धारावाही कुंडली के केंद्र एवं धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित करी जाती है तो वो चालक एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है और उस चुंबक को हम वैद्युत चुंबक कहते हैं। ये हमको ऑस्टर्ड का जो अनुप्रयोग था वहां से मालूम पड़ा था। इसके बाद किसी भी धारावाही चुंबक के कारण या धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये हमको मालूम पड़ा बायो सेवर्ट नियम से। बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग की हम बात करें तो पहला अनुप्रयोग किया जाता है इसका धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए कि अगर हम किसी भी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई धारावाही कुंडली है, इस कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और मान लीजिए ये जो आपकी कुंडली है, इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। ये कुंडली है और इस कुंडली में यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार में जोड़ा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, और इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है आई। अब जब इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए ये जो कुंडली है, इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो हमको मालूम है कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। चुंबक की भांति व्यवहार करने का मतलब है कि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम उस चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर निकालें तो इसके केंद्र O पर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं बायो सेवर्ट नियम। और बायो सेवर्ट नियम के लिए सबसे पहला क्या है कि हमको एक अवयव चाहिए। हम क्या करते हैं, एक धारा अवयव इसका ले लेते हैं। मान लीजिए इस कुंडली का ये एक छोटा सा हमने ये ले लिया धारा अवयव जिसकी लंबाई है dl। अगर इस अवयव में धारा की दिशा की बात करी जाए तो इस अवयव में धारा की दिशा क्या होगी? इस प्रकार अगर हम धारा की दिशा की बात करें तो इस अवयव में धारा की दिशा होगी ये बाहर की ओर। ठीक, ये हो गई, ये दिशा हो गई आपकी किसकी? आइडियल वेक्टर की। क्लियर? हम इस अवयव के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो अगर हम बात करें कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का आपने पढ़ रखा है, dV इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई dl तो धारा अवयव हो गया। आर क्या है? आर दिए गए अवयव से जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी है। हमको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना था? इसके केंद्र पर। तो अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम दूरी लेंगे तो इसकी दूरी क्या आएगी? ये रहेगी इसकी दूरी r। अब अगर हम इस अवयव, ये जो अवयव है dl और ये जो r है, इन दोनों के बीच का कोण देखें तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का जो कोण निकल के आएगा, ये कोण होगा आपका 90 अंश। ये कोण 90 अंश हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? dV इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो देखिए इस केंद्र पर ये जो अवयव था, इस अवयव का चुंबकीय क्षेत्र कितना आया? आई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण कुंडली के लिए निकालें, किसके लिए? संपूर्ण कुंडली के लिए। तो बेटा अगर संपूर्ण कुंडली या संपूर्ण लूप के लिए बात की जाए, कुंडली के लिए, संपूर्ण कुंडली के लिए क्या होगा? B इज इक्वल समाकलन dV। अब देखिए जब dV का हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन में कुछ ना कुछ लिमिट रहेगी। समाकलन किसके संबंध में होगा? dl। अवयव कम से कम कितनी हो सकती है? 0। अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 पाई r। जो अवयव है, अवयव की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? कुंडली की परिधि के बराबर। कुंडली की परिधि के बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो हो गया 0 से 2 पाई r। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? समाकलन 0 से 2 पाई r, ये आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे तो ये क्या होगा? b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर समाकलन dl। लिमिट है 0 से 2 पाई r। dl का समाकलन करोगे 0 से 2 पाई r लिमिट के बीच में, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। dl का समाकलन l, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई r माइनस 0 मतलब 2 पाई r। कैंसिल अगर आप इसको करते हो तो देखो r से इसका स्क्वायर कैंसिल, r से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा आपके पास? b इज इक्वल म्यू नॉट। अब देखो 2 पाई से 4 कैंसिल करोगे, 4 पाई कैंसिल करोगे तो 2 इंटू आई अपॉन आर। ये आ गया धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल सा है। एक अवयव ले लीजिए, अवयव क्या लिया है हमने? dl। dl के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, साइन थीटा की बात करते हैं तो कुंडली में जो अवयव होगा, कुंडली के किसी भी अवयव के लिए उसके केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। इस परिस्थिति में साइन थीटा यानी कि साइन 90 1 हो जाएगा। मान रखेंगे, संपूर्ण कुंडली के लिए निकालेंगे तो संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अवयव के चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन 0 से 2 पाई r के बीच में। मान रखा, ये आ गया b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, ये आया एक संपूर्ण कुंडली के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुंडली न देके क्या दिया जाता है? एक उसका त्रिज्य खंड दिया जाता है। त्रिज्य खंड का मतलब है एक लूप दे दिया, एक पीस दे दिया उसका कट करके, तो हम क्या करेंगे? ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, अगर बात करी जाए तो ये तो आया संपूर्ण कुंडली के लिए। क्लियर? संपूर्ण कुंडली के लिए आपको मान मालूम है। आगे बात करते हैं। अगर हम संपूर्ण कुंडली का बात करें, संपूर्ण कुंडली, संपूर्ण कुंडली के लिए केंद्र पर जब बात की जाती है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या निकल के आया है? B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। या फिर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 2 पाई। क्योंकि कुंडली की जब बात की गई है, संपूर्ण कुंडली की, तो पूरी कुंडली का यानी कि एक कंप्लीट वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? 2 पाई। यहां पे 2 पाई कर दिया तो ये 4 पाई हो गया। क्लियर? अब अगर हम त्रिज्य खंड के लिए बात करें तो देखो त्रिज्य खंड का क्या होता है? त्रिज्य खंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब मान लीजिए इस तरीके से आपको एक त्रिज्य खंड दे दिया। ठीक है, ये दे दिया और आपसे ये बोल दिया कि ये इसका केंद्र है
और इसकी त्रिज्या कितनी है r। त्रिज्या जो दे रखी है आपको इसकी r दे रखी है इस प्रकार। अब इसके केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। और ये जो त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड मान लीजिए अपने केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? अल्फा। क्लियर? अगर ये अपने केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है तो अल्फा कोण बनाने की स्थिति में देखिए, तब की स्थिति में अगर आप इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या होगा? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। अब एक सिंपल सी बात देखो, पूरे वृत्त के लिए या पूरी कुंडली के लिए हमने बात की तो 2 पाई जो उसका कोण हुआ करता था। ठीक, अब अगर यहाँ पे आपको अल्फा की बात करी जा रही है, अल्फा की बात करी जा रही तो अल्फा रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अल्फा जो होगा, अल्फा का मान हमको किस में रखना पड़ेगा? पाई में। किस में रखना पड़ेगा? पाई में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनटू अल्फा। ठीक है, और साइड से हम बात नोट कर लेंगे, अल्फा का जो मान होगा पाई के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, पाई के रूप में रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 90 डिग्री दिया है, त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश है, तो 90 अंश का मतलब है पाई बाई 2 रखा जाएगा। अगर अल्फा का मान 60 डिग्री है, 60 अंश है तो पाई बाई 3, 180 अंश है तो पाई, यानी कि अल्फा का मान आप डिग्री में नहीं रखोगे, अल्फा का मान किस में रखा जाएगा? यहाँ पर ये जो अल्फा होगा, अल्फा का मान रखा जाएगा पाई के रूप में। और इस प्रकार आप किसी भी त्रिज्य खंड के लिए उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हो। ठीक, हम कंप्लीट सर्किल की बात करें, कंप्लीट सर्किल का ये आया, संपूर्ण कुंडली का, त्रिज्य खंड का ये आया। अब बात ये आती है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान तो हमको यहां से मिल जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दिशा को ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्लियर? दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब देखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है कि आप किसी भी कुंडली के लिए या किसी भी त्रिज्य खंड के लिए अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। जैसे ये त्रिज्य खंड मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है, या मान लीजिए हमने ये त्रिज्य खंड ले लिया, इस प्रकार धारा इसमें ऊपर की ओर है और हमें इसके केंद्र पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है O बिंदु पर। अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो सिंपल सा कि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा कर रही हो जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब जैसे धारा ऊपर की ओर, हमने अंगूठा ऊपर की ओर, उंगलियां हमारी O की तरफ इशारा कर रही हैं, तो उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब उंगलियों को मोड़ने पर, उंगलियां इस प्रकार हैं, उंगलियों को इस प्रकार जब मोड़ेंगे तो उंगलियों के मोड़ने पर जो हमको दिशा मिलेगी वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एक सिंपल सा तरीका कि आपने इस प्रकार रखा हुआ है, धारा ऊपर की ओर है, बिंदु O पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालो, उंगलियां मोड़ेंगे तो किधर जाएंगी? अंदर की तरफ। यानी कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? अंदर की तरफ। फिर से समझ लीजिए कि किसी भी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार अगर हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां और अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत रहें, तब यदि उंगलियां धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा कर रही हो जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उंगलियों को मोड़ने पर जो दिशा हमको मिलेगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। या हम यूं कह सकते हैं
कि उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। इस प्रकार हम फैला रहे हैं, धारा इधर है, इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। ये होता है आपकी दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्लियर? अब देखिए हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। अब चलिए चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो धारावाही कुंडली के केंद्र पर आधारित चुंबकीय क्षेत्र के हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया है, 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों तथा 4 फेरों की कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर? कुंडलियां बनाई गई हैं सीधे तार को मोड़ के। क्लियर? एक कुंडली में कितने फेरे हैं? 2 फेरे हैं। क्लियर? दूसरी कुंडली में कितने फेरे हैं? 4 फेरे हैं। लंबाई है तार की L और 4L। ठीक है। पहले तार के लिए अगर हम बात करें, पहले तार के लिए, ठीक है, हम 2 अलग अलग भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं और इधर हम बात करेंगे दूसरे तार के लिए। ठीक है, तो अगर हम पहले तार के लिए बात करें तो पहले तार के लिए क्या था? कुंडली की परिधि बराबर क्या होगा? L/2। L/2 क्यों लिखा है कि पहले तार की लंबाई L है। ठीक है, कितने फेरे हैं? 2 फेरे, तो एक फेरे की परिधि कितनी हो गई? L/2। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2πr इज इक्वल R1 इज इक्वल L/2। क्लियर? अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 2πr1 इज इक्वल क्या हो गया? L/2। ठीक, फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या है 2। दूसरी कुंडली के लिए अगर हम बात करें तो दूसरी कुंडली के लिए क्या होगा? जो कुंडली की परिधि होगी तार की लंबाई कितनी थी? 4L। कितने फेरे हैं? 4, यानी कि 2πr2 इज इक्वल 4L/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा? L। और इसमें फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या है इसमें 4। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम इन दोनों कुंडलियों के आधार पे अगर हम ये निकालें, अब 2πr1/2πr2 कर लेते हैं, दोनों की परिधियों का अनुपात ले लेते हैं। दोनों की परिधियों का अनुपात अगर हम लेते हैं तो इसका कितना आएगा? L/2। क्लियर? पहले वाले का कितना आएगा? L/2। दूसरे का आएगा L। 2π से 2π कैंसिल, L से L कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? R1/R2 इज इक्वल 1/2। क्लियर? तो यहां से अगर आप संबंध निकालते हो तो यहां से संबंध कितना? R1/R2 इज इक्वल 1/2। ठीक है, अब देखिए R1/R2 आपका आ गया। हमको निकालना क्या है? अब अगर हम निकालें कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बेटा देखो जरा, पहली कुंडली के केंद्र पर B1 इज इक्वल क्या होगा? B1 की अगर आप बात करते हो तो इट इज इक्वल μ0/4π इंटू n इंटू I/R1। इधर निकालते हो B2 इज इक्वल क्या आएगा? N1 था, μ0/4π
सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 होता है। इसका कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू N1 आई अपॉन R1, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू N2 आई अपॉन R2। हमको अनुपात निकालना है दोनों का। अगर हमको दोनों का अनुपात निकालना है तो हम ये कर सकते हैं, B1 अपॉन B2 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 N1 आई अपॉन R1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 N2 आई अपॉन R2। इससे ये कैंसिल, आई से आई सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, N1 अपॉन N2 इंटू R2 अपॉन R1। क्लियर। R2 नीचे से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए यहां से अगर आप मान रखते हो तो मान रखने पे आपको क्या मिलेगा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल, N1 कितना है, पहले में फिगरों की संख्या है 2, N2 कितना है 4 इंटू R2 अपॉन R1 आ रहा है यहाँ पे देखो, R1 अपॉन R2 1 अपॉन 2, तो R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, कैंसिल होगा तो ये आएगा 4 अपॉन 4, यानी कि इनका जो अनुपात आ रहा है B1 अनुपात B2 जो आएगा, या B1 अपॉन B2 कितना आएगा 1। तो इस प्रकार ये जो कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात आएगा वो आएगा आपका 1। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा आसान तरीके से देखो बेटा हमने इसको सॉल्व किया। जो दिया गया है तार के लिए लंबाई, उससे हमने परिधि त्रिज्या निकाली, त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लिया, फिर हमने कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है देखो त्रिज्य खंड का। अगर इस त्रिज्य खंड के लिए बात करी जाए तो ये दिया जा रहा है कि ये जो त्रिज्य खंड दिया है, धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है, त्रिज्या इसकी जो है वो R मीटर है। कितनी है, R मीटर। ये यहां से यहां तक जो दिया जा रहा है आपको दूरी, इसको इसमें प्रदर्शित करना है, ये कितना है R। क्लियर। अब इसमें देखिए कि अगर हम इसके केंद्र पर बात करें तो देखो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा। अब यहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, दो नहीं बल्कि 3 होंगे। क्यों होंगे कि अगर इस पे देखा जाए तो इसके लिए एक तार ये है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी उत्पन्न करेगा, और ये जो त्रिज्य खंड है ये भी उत्पन्न करेगा। परंतु केंद्र पर जब हम बात करते हैं तो केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी अगर बात करी जाए तो सीधे तारों का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना रहेगा, शून्य। क्यों शून्य रहेगा, क्योंकि केंद्र कहां पर है, तारों की अक्ष पर है, और सीधे तार की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी कितना आया, इन दोनों तारों का तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य आ गया। अब बात कर रहे हैं हम किसका, त्रिज्य खंड का। तो अगर हम बात करें त्रिज्य खंड के लिए, त्रिज्य खंड के लिए आपने पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R इंटू अल्फा। अल्फा इसका कितना है 60 अंश, अल्फा है 60 अंश। तो इस स्थिति में क्या होगा, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R इंटू पाई बाई 3। कितना है, पाई बाई 3। क्लियर। अगर आप इससे बात करते हो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपका B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 12R। क्लियर।
फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू एल्फा। एल्फा का मान 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज का मतलब है कितना हो गया पाई बाई 3। पाई बाई 3 से मैं जब आप बात करोगे तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू आई 4 तिया 12 और ये क्या हो गया आर। साथ ही साथ बोली है कि इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी दिशा, दाएं हाथ की हथेली का नियम इस प्रकार, धारा इस तरफ है, ठीक, नीचे की तरफ केंद्र किधर होगी अंदर की ओर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसके लिए दाएं हाथ की हथेली के नियम से हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो बिंदु O है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस तल के अंदर की तरफ होगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? बड़ा आसानी से हमने त्रिज्यखंड वाला, इसमें देखो दो तार और थे, लेकिन तारों की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सदैव शून्य होता है, ये हमको पढ़ने को मिलेगा आगे जब हम सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक धारा लूप जिसमें दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा जुड़े दो वृत्तीय चाप प्रदर्शित हैं, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा सिंपल सी बात, इसमें भी दो तार हैं लेकिन दोनों तारों की अक्ष पर ये पड़ रहा है, तो अक्ष पर पड़ने के कारण दोनों तारों का क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो अगर यहां पर भी हम बात करते हैं केंद्र O पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की अगर आप बात करते हो तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर। यहां पर दो त्रिज्यखंड हैं, एक त्रिज्यखंड तो ये है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल b है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र a त्रिज्या वाले का प्लस चुंबकीय क्षेत्र b त्रिज्या वाले का। अब देखो दोनों में धाराओं की दिशा विपरीत है, धाराओं की दिशा विपरीत होने का मतलब सीधा सीधा यह है कि दोनों के चुंबकीय क्षेत्र विपरीत हो जाएंगे, संकेंद्रीय हैं, चुंबकीय क्षेत्र विपरीत होंगे यानी कि एक प्लस एक माइनस लिया जाएगा। अब माइनस कौन होगा, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका चुंबकीय क्षेत्र कम। तो इस स्थिति में जब हम B की बात करते हैं तो B इज इक्वल क्या होगा BA माइनस BB। त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा दिया है तो हम इसको ये लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। ठीक है, अब ये थीटा किस में दिया है, ये थीटा दे रखा है कोण में, डिग्री में, डिग्री में दिया है। डिग्री में देने का मतलब क्या है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाई में। पाई में कन्वर्ट करने का मतलब है तो थीटा इंटू, या अगर हम सीधा सीधा लिख लें यहाँ पे बगल में कर लेते हैं तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पाई में, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको हम पाई में ही कन्वर्ट करते हैं सीधा, इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इंटू पाई बाई 180। ठीक है, आई बाई आर, पहले वाली की त्रिज्या कितनी है a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I अपॉन a, क्लियर, a माइनस दूसरे के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन b, और इसके लिए कितना आएगा थीटा इंटू पाई अपॉन 180। क्लियर? अब यहाँ पे देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये आ रहा है थीटा इंटू पाई बाई 180 इंटू आई, ये क्या बचा आपका 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये आ गया आपका इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बड़ा आसान है, जो फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन
आर इंटू एल्फा। आई अपॉन आर इंटू अल्फा का मतलब है अल्फा जो होता है ये कोण, थीटा दे रखा है लेकिन थीटा का मान हमको पाई के टर्म्स में रखना होता है तो हमने इसको पाई में बदला, थीटा इंटू पाई अपॉन 180। क्लियर? ऐसे ही इसमें भी बदला तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कॉमन आ गया, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के केंद्र पर। तो इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से इनका प्रयोग करके किसी भी धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला है हमारा धारावाही लूप की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए धारावाही लूप के केंद्र पर अभी हमने ज्ञात किया, अब हम ज्ञात करने वाले हैं धारावाही लूप की अक्ष पर। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक धारावाही लूप है इस प्रकार, ठीक है। इस धारावाही लूप को मान लीजिए लूप लिया आपने, इस लूप की जो त्रिज्या है, इस लूप की अगर आप बात करते हैं, इस लूप की जो त्रिज्या है ओके, लूप की त्रिज्या, ये इसका केंद्र है मान लीजिए O, त्रिज्या है इसकी R, ठीक है। इस R त्रिज्या के लूप में मान लीजिए धारा I प्रवाहित हो रही है। आपको इस लूप के केंद्र से इसकी अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जब हम ज्ञात करेंगे तो संपूर्ण लूप का हम एक बार में तो ज्ञात कर नहीं सकते। तो जब हम संपूर्ण लूप का चुंबकीय क्षेत्र एक बार में ज्ञात नहीं कर सकते तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस लूप का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसका एक छोटा सा अवयव ले लिया, ये अवयव हो गया हमारा dl। इस अवयव खंड के लिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए इस अवयव खंड का जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी है आपकी, इस तरीके से आप इसको जोड़ते हो, इस बिंदु P से ये दूरी आती है आपकी a, और ये जो आपका a होगा ये कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब अगर हम बात करें अवयव dl के कारण, अवयव dl के कारण अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अब हम इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो बेटा देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको मालूम है जो dv होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए साइन थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस अवयव खंड पर, तो इस अवयव खंड के लिए जब आप बात करोगे तो यहाँ पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, थीटा आएगा आपका 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। क्लियर? थीटा 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये जो कोण होगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर दूरी a मानी है तो ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन में, यहाँ पे आपका जो आएगा वो होगा आपका a स्क्वायर। क्लियर? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब जो आपका dv आएगा, dv कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका dv है इसकी दिशा क्या होगी, जब इस dv की आप बात करते हो तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो दिशा होगी यहां से, वो इस प्रकार ये आएगा dv। क्लियर? ठीक, ये dv हो गया। अब अगर आप इस dv की बात कर रहे हो तो अब यहां पर देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर ये आ गया, ये dv आ गया। अगर आप इसके लंबवत एक रेखा इस प्रकार खींचते हो, ठीक, ये मान लीजिए आपका कोण कितना है, ये कोण है आपका अल्फा। क्लियर? ये कोण अगर आपका अल्फा है
तो अब यहाँ पर देखो तो ये कोण भी आपका कितना आएगा, ये कोण भी आपका अल्फा आएगा, क्योंकि ये जो पीली वाली रेखा है वो इस सफेद वाले के लंबवत है और ये जो नीली वाली है वो इसके लंबवत है। तो अगर ये अल्फा है तो इधर वाला कोण भी अल्फा होगा। ऐसे ही अगर हम करें तो हम इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा अवयव मान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक दूसरा अवयव ले लिया, ये ले लिया dl डैश और इसकी लंबाई कितनी है dl के बराबर। तो जस्ट अपोजिट लिया है, इसका मतलब ये दूरी भी आपकी कितनी होगी a। इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो इससे इस प्रकार बनेगा आपका dv डैश। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका अल्फा। तो हमने दूसरा अवयव लिया। तो अगर हम बात करें इसी प्रकार जो हमारे पास दूसरा अवयव है, इसी प्रकार अवयव dl डैश के लिए, अगर आप अवयव dl डैश के लिए बात करते हो तो dl डैश के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो क्या होगा dv डैश। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, dv के इक्वल हो जाएगा और कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन a स्क्वायर। अब देखो इस बिंदु P पर अगर हम बात करें तो इस बिंदु P पर दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के दो दो घटक होंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका एक घटक आएगा ये dv cos थीटा और इधर एक घटक आएगा, ये हो जाएगा आपका dv cos अल्फा और ये dv sin अल्फा। क्लियर, dv sin अल्फा। इसी प्रकार अगर हम dv डैश की बात करें तो देखो dv डैश ये भी थोड़ा सा इंक्लाइंड बन रहा है, इसके भी दो घटक होंगे। इसका एक घटक इधर बनेगा, क्या बनेगा इधर dv डैश cos अल्फा और इसका एक घटक इधर आएगा इसी पर dv डैश sin अल्फा। अब देखो dv और dv इक्वल है, इस परिस्थिति में क्या होगा कि dv cos अल्फा और dv डैश cos अल्फा क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो कौन से बचेंगे, हमारे पास केवल साइन घटक बचेंगे। और जब हमारे पास साइन घटक बचेंगे तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आपका होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जब आप बात करोगे तो क्या होगा, B इज इक्वल समाकलन dv साइन अल्फा। क्लियर, समाकलन dv साइन अल्फा। अब देखिए समाकलन dv साइन अल्फा आप कर रहे हो तो मान रखो समाकलन dv का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा इक्वल क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना हो गया r अपॉन कर्ण मतलब a। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण मतलब r अपॉन a। अब देखिए मान रखेंगे, ये जो आया हमारे पास, ये आया है हमारा v इज इक्वल समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर अपॉन ए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए, ये आर लंब है और ए क्या है कर्ण, और साइन अल्फा का मतलब होता है लंब अपॉन कर्ण। क्लियर। अब यहां पर जरा देखिए, यहां पर जब आप बात करोगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आएंगे, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो ये क्या आ जाएगा आई अपॉन ए स्क्वायर और इंटू क्या आ गया आर अपॉन ए, बचा क्या समाकलन dl। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू आर अपॉन ए क्यूब इंटू dl का मतलब 2 पाई आर।
क्लियर। 2 पाई आर गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई ये क्या आएगा, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। समाकलन dl का मान 2 पाई आर। आप इसके सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे ये आपको मिलेगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2। क्लियर। ये आ गया आपका किसी भी धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, चलिए अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आगे देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल दिया है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं हम उनको फटाफट नोट कर लेते हैं। n यानी कि 100 फेरे हैं, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा है वो कितनी है 2 एम्पियर। कुंडली की अक्ष पर स्थित केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर x बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, b हमको निकालना है। अब देखो इन सारी दूरियों को आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। क्लियर। अब यहां पर एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपको इस प्रकार एक कुंडली दी गई है, ठीक है, त्रिज्या इसकी है r और ये दूरी होती है x। यहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला पढ़ा है b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। रखिए जरा मान b, म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन 2 इंटू आई का मान कितना है। अब देखो n फेरे और हैं तो ये कितना हो जाएगा n, तो फेरे कितने हैं 100, धारा कितनी है 2, r मतलब 3 इंटू 10 की घात -2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर और इन सब की घात 3/2 है। इन सब की घात 3/2 होने का मतलब है कि ये पूरा किस में आएगा अंडर रूट में उसका होल क्यूब। ठीक है, करेंगे जरा इसको सॉल्व। तो b इज इक्वल, देखो 10 की घात -2 से ये 100 कैंसिल, ये आप करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल, 4 तिया 12 पाई इंटू 10 की घात -7 अपॉन 3 और 4 का जो आएगा आपका अंडर रूट के ये आएगा 5 इंटू 10 की घात -2 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 12 पाई इंटू 10 की घात -7 बटे 5 का हो गया 25 नीचे 125 इंटू 10 की घात -2 का होल क्यूब होगा -6। क्लियर।
ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका B इज इक्वल 12/125 पाई इंटू 10⁻⁻1। चुंबकीय क्षेत्र की का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्लियर? ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार आप किसी भी धारावाही कुंडली की अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो फॉर्मूले का प्रयोग करके। आसान होता है, केवल दिए गए टर्म्स को नोट करते जाएंगे और जो फॉर्मूला हम उसमें वैल्यू रखते जाएंगे, हमें इसका मान मिल जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।